नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बंद के इस आह्वान को सफल बनाने के लिए किसान जुट गए हैं, जिसके तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में मीटिंग कर बंद को सफल बनाने के लिए न सिर्फ रणनीति बना रहे हैं, बल्कि किसानों को ड्यूटी भी लगा रहे हैं। वहीं किसानों का गुस्सा बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ भी लगातार फूट रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। साढ़े 9 महीने से ज्यादा समय से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। जनवरी 2021 के बाद से किसान और सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। मुजफ्फरनगर में पंचायत के दौरान ही संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद बुलाने का आह्वान किया था, जिसको अब सफल बनाने में प्रदेश के किसान जुट गए हैं। इसी के तहत कैथल में किसानों ने एक बैठक की, जिसमें भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसानों की ड्यूटी भी लगाई गई, ताकि आंदोलन को सफल बनाया जा सके। मीटिंग का उद्देश्य है कि 27 तारीख को पूर्ण बंद होगा, जिसमें किसानों के सभी संगठन, मजदूरों के सभी संगठन और इवन देन जो कर्मचारी हैं वो भी इसका मतलब पूरा समर्थन करेंगे और ये बंद बहुत कामयाब होगा। इसमें से बहुत बड़ी चीज निकलेगी। मुख्य रूप से जो किसानों की जो मांग है वो तो पूरी होंगी ही होंगी। जो आम जो महंगाई की मांग है, शिक्षा की मांग है, बेरोजगारी की मांग है, स्वास्थ्य की मांग है, इन मांगों के ऊपर भी सरकार ने मजबूर होकर ध्यान देना पड़ेगा। भारत बंद का बहुत ज्यादा व्यापक असर होगा अब की बार। ये पहले हमारे हरियाणा प्रदेश के अलावा केंद्र की सरकार के मंत्री भी कहते थे कि मुट्ठी भर लोग हैं। ये 2 प्रदेशों का, एक प्रदेश का, हरियाणा तो मानते ही नहीं थे। पंजाब के उनको भी कहते थे, किसान नहीं कहते थे कि आवारा, उग्रवादी, आतंकवादी, भिन्न भिन्न तरह के नाम लिए जाते थे। आज हम लोगों ने इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के हरियाणा प्रदेश का, अगर मैं आज कहूँ तो पंजाब के साथियों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा इस आंदोलन में जागृत है। और 7 बार दौर की जो हरियाणा की सरकार ने किसानों के ऊपर टकराव करने का प्रयास किया, 7 बार ही हरियाणा के किसानों ने बड़ी मजबूती से डट करके मुकाबला किया। और आप मौके का उदाहरण करनाल का देख सकते हैं कि हमारे हरियाणा के सभी बहादुर किसान नेताओं ने और आम जन के द्वारा जो सहयोग दिया गया, उसके बल पर ही ये किसानों की जीत। वहीं इस बैठक में कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी के खिलाफ भी गुस्सा देखने को मिला। बार बार कैथल में कार्यक्रम करने से नाराज किसान नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अब अगर सैनी का कोई प्रोग्राम होगा तो वो उसका विरोध करेंगे और विरोध के दौरान स्थिति बिगड़ती है तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। उद्देश्य तो है कि 27 सितंबर को जो पूरे देश में भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया है, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है कि किस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा जिला कैथल के जो साथी हैं, किस तरह से इस बंद को सफल किया जाए। और उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नायब सैनी, जो हर रोज, मैं ये नहीं कहता कि हफ्ते में एक बार, हर रोज यहाँ कैथल जिले में आता है। वो मैं नाम लेके नहीं बताना चाहता, लेकिन वो SC की चौपालों में, BC की चौपालों में जाकर एक जातीय दंगे करवाने की फिराक में है। वो कैथल के लोग इस जातीय दंगे से, हमारा प्रयास है कि इस तरह का भाईचारा खराब ना हो। लेकिन अगर नायब सैनी की मंशा है कि बार बार वो किसानों को चैलेंज कर रहे हैं कैथल में आने के, तो आज के बाद आपके चैनलों के माध्यम से कहते हैं कि जो भी जिम्मेवारी होगी वो सरकार की होगी, नायब सैनी की होगी। जिस भी जहां पर भी वो आएगा उसका विरोध करेंगे। बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ कैथल में ही विरोध नहीं दिखा, बल्कि सोनीपत में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को उस वक्त किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जब अजय चौटाला सोनीपत में आर्य कॉलेज परिसर में जिला कार्यकारिणी की बैठक लेने पहुंचे थे। पहले से ही किसान कॉलेज के गेट पर बैठे हुए थे। जैसे ही चौटाला पहुंचे, किसान उग्र हो गए और चौटाला की गाड़ी को रुकवा लिया। चौटाला को काले झंडे दिखाकर गुस्से का इजहार किया। किसानों को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। देश में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है और संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध करो। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिताजी और जेजेपी पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय चौटाला यहां आ रहे हैं
उनका विरोध करने के लिए किसान पहुंचे। और दुर्भाग्य की बात है, डॉक्टर अजय चौटाला सजा याफ्ता अपराधी है, उद्घोषित क्रिमिनल है और पैरोल पे आया हुआ है, छुट्टी और पैरोल पे आया, प्रोग्राम करता फिर रहा। और देखो सरकार ने उसकी खिदमत में उसकी एक सजा याफ्ता क्रिमिनल की मेहमान नवाजी के लिए कितने हजार पुलिस वालों को ड्यूटी में लगा रखा है, शर्म। उधर सिरसा के मोरीवाला गांव में एक किसान को बिजली निगम की ओर से लगाए गए 70,000 रुपए के जुर्माने के विरोध में भारतीय किसान एकता और पगड़ी समाज जट्टा के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने बिजली निगम की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए जुर्माना खत्म करने की मांग की। किसानों का आरोप है कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन से जुड़े किसान नेताओं को सरकार के इशारे पर बिजली निगम के कर्मचारी बेवजह परेशान कर रहे हैं। ये अनुमान दे नाल फाइन लगाया गया है, ये अनुमान दे नाल नहीं, ये ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਨਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਦੀਪ ਨਥਵਾਨ ਜੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ, ਫਿਰ ਫਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, नहीं तो 21 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾव ਕਰਾਂਗੇ। इस बीच दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से किसानों से खुले दिल से बातचीत करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार खुले दिल से बातचीत करेगी तो समाधान जरूर होगा। जी सरकार को बातचीत करके किसान से बात करने के बाद सैनिकों को बुलाकर और खुले दिल से बातचीत अगर सरकार करेगी तो मैं समझता हूं इसका समाधान जरूर निकलेगा। सरकार अगर ये कह के बातचीत करेगी कि भाई हम बात ही नहीं मानेंगे किसान, तो कहीं ना कहीं सरकार का राज हट दिखाई देता है, अहंकार और घमंड दिखाई देता है, जो लोकतंत्र में सही है। एक तरफ किसान भारत बंद बुलाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ ये संकेत भी देना चाह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी और किसानों के खिलाफ अन्याय होता रहेगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान तैयार, भारत बंद का इंतजार। एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन उससे पहले आपको तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामिंद्र जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास डिबेट में। और इसके साथ साथ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ओम प्रकाश डाबला जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में, इस चर्चा में। और इसके साथ साथ हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। स्वामिंद्र जी, सबसे पहले आपके साथ मैं ये डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं। आपको लग रहा है कि भारत बंद करने से इस समस्या का हल निकल जाएगा? क्या पहले जो भारत बंद किए गए थे उससे तो सरकार पर कोई असर पड़ा नहीं, लेकिन फिर दोबारा से ऐलान कर दिया गया कि भारत बंद हम करेंगे। आपको लग रहा है इस बार क्या भारत बंद में कुछ अलग होगा क्या, कि सरकार पर दबाव बनेगा, सरकार मान जाएगी, बातचीत के लिए तैयार हो जाएगी? कुछ लग रहा है आपको प्रभाव पड़ेगा कुछ? महात्मा गांधी का वो दौर याद आ रहा है जब देश के अंदर विदेशी हुक्मरान हुआ करते थे और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत बंद का आह्वान करते थे, अंग्रेजों भारत छोड़ का आंदोलन करते थे। ये तमाम आंदोलन उस समय ऐसा लगता था कि कुछ जो कंपनी तंत्र की बड़ी सरकारें हैं वो लोगों के हितों को दबाकर काम कर रही हैं। लगता है कि आज फिर भारत के अंदर अंग्रेज तो चले गए पर काले अंग्रेज अपनी नाजायज नस्लें छोड़कर चले गए और आज भारत के अंदर आप देख रहे हैं फिर से उन काले अंग्रेजों के द्वारा फिर से कंपनी को द्वारा स्थापित करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए बड़े जोरों शोरों से काम किया जा रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से इस मौजूदा सरकार से कि कानून पहले आए या पहले गोदाम आए? ये गोदाम बनाने की प्रक्रिया कानून वालों से पहले कैसे पता लगी बड़े बड़े व्यापारियों को कि भारत का एग्रो बिजनेस जो है
बड़े पैमाने पर देश का बेचा जाएगा। देश के गरीब गुरबे के रसोई से उसका अन्न उठाकर बड़े बड़े गोदामों में जमा कर दिया जाएगा और उन्हें छूट होगी। उन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को बंद करने के बाद, इस देश के अंदर उसको बदलने के बाद, इस देश के अंदर उन्हें छूट होगी कि देश के सारे खाद्य पदार्थ को वो अपने गोदामों में भर सकेंगे। उनके ऊपर काला बाजारी का कोई कानून लागू नहीं होगा। स्वामिंदर जी, भारत बंद पर आइए। ठीक है, आप कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या नफा है, आप ये बताइए। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भारत बंद से आपको लगता है कि भारत सरकार पे कोई असर पड़ने वाला है? पहले भारत बंद किए तो हैं, पहले भारत बंद किए तो हैं आपने, क्या असर पड़ा सरकार पर? आप ये बताइए, क्या असर पड़ा? यस जी, मैं वही बता रहा हूं। हमें याद करना होगा महात्मा गांधी का पहले सत्याग्रह चंपारण में शुरू होता है। वो लगातार नमक का आंदोलन करते हैं, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन करते हैं। ये उसी दिशा में हमारे आंदोलन हो रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। किसानों के, इस देश के मजदूरों के, इस देश के आम नागरिकों अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारत बंद जैसे आंदोलनों का आह्वान करना पड़ रहा है। और आप हैरान होंगे कि इस दफा पहली दफा भारत के अंदर 5000 से अधिक गैर सरकारी संगठन इस आंदोलन में भाग लेंगे, जहां इस देश के अंदर पढ़ा लिखा युवा भी इस आंदोलन में शामिल होने जा रहा है। इस देश के अंदर तमाम जो एम्प्लॉइज एसोसिएशन है वो तमाम वो शामिल होने जा रही हैं, मजदूर वर्ग शामिल होने जा रहा है, इस देश का कमेरा शामिल होने जा रहा है। ये आंदोलन अपने आप में एक नई मिसाल देश के अंदर कायम करेगा। ठीक, ओम प्रकाश डाबला जी, सबसे पहला आपसे बुनियादी सवाल यही, क्या आप भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी पहले भी किसानों के हर मामले में उनके साथ थी और हम भारत बंद का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब कोई सरकार किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो उसके लिए किसानों के पास सिर्फ यही चारा बच जाता है, या तो वो संघर्ष करे या कोई ऐसा प्रोटेस्ट दिखाए जिससे वो अपनी ताकत के बल पर सरकार को झुका सके। इसलिए जो किसान अब भारत बंद का आह्वान किया है, उसमें पहले किसान अकेला था और आज लगभग 5000 जो संगठन है उसमें से किसान, मजदूर, व्यापारी, अन्य वर्ग के लोग शामिल होंगे। और पहले भी किसान लगातार ये दावा करते रहे भारत बंद में कि हमारा पहले का भारत बंद भी पूरी तरह से सफल रहा है और पूरे देश पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। पहले तो कोई असर नहीं पड़ा, पहले भी तो सफल बताते रहे ना किसान कि भारत बंद तो हमारा सफल रहा है। ठीक है कि 5000 संगठन जुड़ रहे हैं, सामाजिक संगठन जुड़ रहे हैं, अलग अलग संगठन जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बार क्या होगा? सरकार पर कैसे दबाव बनाएंगे? हल तो नहीं निकल रहा ना, बातचीत तो वहीं पर नहीं हो पा रही ना, सारी चीज वहीं पर खड़ी है। होगा, फर्क पड़ेगा जी, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं संगठनों से और फर्क पड़ेगा। और ये सरकार, आखिरी में सरकार को झुकना पड़ेगा। सिर्फ किसान शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं ताकि पूरा देश को पता चल सके कि आज किसान 10 महीने से जो संघर्ष कर रहा है वो उनकी बातें जायज है और सरकार देर सवेर मान जाए। इसलिए किसान भारत बंद करके एक आह्वान करना चाहता है। ओम प्रकाश डाबला समय है और समय रहते ओम प्रकाश डाबला जी, मेरा एक और आपसे सवाल ये है, ओम प्रकाश डाबला जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है, जब पंजाब में किसान प्रदर्शन करते हैं, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ये कह चुके हैं अपने संबोधन में कि किसान अभी भी प्रदेश में 113 जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं किसानों से आग्रह करना चाहूंगा, ये कोट कर रहा हूं मैं, पंजाब के सीएम की ये जबानी है, उनका बयान है। उन्होंने कहा था कि पंजाब में प्रदर्शन ना करें, कहीं और जाकर करें, हरियाणा में करें, दिल्ली में करें, लेकिन पंजाब में प्रदर्शन ना करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, क्योंकि डेवलपमेंट रुक रहा है। तो आप भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, मतलब ये मैं समझूं कि आप डेवलपमेंट पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों है? पहले पंजाब की बात करते हैं, जब भारत के संदर्भ में बात होती है तो कांग्रेस समर्थन करती है। ये दोहरा मापदंड किस बात का भाई? देखिए, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो
चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, वो सभी कहती आई है कि वो हमारे प्रदेश को छोड़ करके पंजाब में जाके संघर्ष करके, पीछे हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी कहा था कि वो पंजाब में जाकर के संघर्ष करे, हरियाणा और दिल्ली में क्यों घुस रहे हैं। तो ये अलग अलग सरकारें जब करती हैं तो अलग अलग सरकारें अपना बयान देती रहती है, इसलिए किसान कहीं जब भी भारत बंद होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होगी क्या? तो हम उनका ओम प्रकाश जी, सीधा सा सवाल है, जब भारत बंद होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होगी क्या? दोहरा चेहरा क्यों दिखा रहे हैं? सीधी सीधी बात बोलिए। जब पंजाब में यही प्रदर्शन चल रहा होता है तो पंजाब के सीएम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, डेवलपमेंट रुक रहा है, इसलिए पंजाब छोड़िए, दूसरे राज्यों में जाइए, हरियाणा जाइए, दिल्ली जाइए, जहां मर्जी जाइए, लेकिन पंजाब छोड़िए। दोहरा मापदंड क्यों है कांग्रेस का? ये कौन सी सियासी रोटियां सेकना चाहती है कांग्रेस? कोई दोहरा वो नहीं है, अर्थव्यवस्था तो नहीं, आप बताइए, मैं तो तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ, बताइए। पंजाब के सीएम का ये बयान नहीं है क्या? बात मनवाने के लिए कर रहे हैं किसान तो संघर्ष करेंगे अपनी बात मनवाने के लिए। और क्या करें किसान? सरकारें तो कहती रहेंगी, लेकिन जो किसानों की जायज मांगे हैं उसके लिए, वो मनवाने के लिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और करेंगे। ठीक, हाँ ठीक है। मैं सीधा चलूंगा, ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। ओंकार सिंह जी, क्या इनेलो भारत बंद का समर्थन करती है? जी यश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भाई अभय सिंह चौटाला ने कल हमारी प्रदेश के प्रभारियों की मीटिंग थी, उसमें भी स्पष्ट कर दिया कि इनेलो 27 तारीख के भारत बंद का पूर्णतः समर्थन करेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने ये बंद 25 सितंबर का रखा था, क्योंकि 25 दिसंबर को इनेलो जननायक चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाती है, जन्म दिवस मनाती है। इसलिए इन किसान नेताओं की बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं करूंगा, इन्होंने 25 सितंबर की बजाय 27 सितंबर रख दिया। अब मैं आऊंगा कि किसान आंदोलन को इनेलो ने हर एक स्तर पर समर्थन किया है। अभय चौटाला जी की एकमात्र सीट थी इनेलो की, उन्होंने किसानों के लिए उस सीट का त्याग किया। अब मैं बताता हूँ कांग्रेस के दोहरे मापदंड की बात। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे कांग्रेसी भाई ओम प्रकाश जी से कि आप पंजाब और हरियाणा में आपकी पॉलिसी अलग क्यों है। मैं बताना चाहूंगा, ये वही कांग्रेस है जिसने इन 3 कृषि बिलों का मसौदा तैयार किया था। अगर ये नींव ना रखते कांग्रेस वाले तो आज ये कानून बनते ही ना। फिर अगर हरियाणा में लाठीचार्ज होता तो किसान के प्रति कांग्रेस का रवैया अलग होता है। मोगा में लाठीचार्ज होता है तो ये क्यों नहीं बोलती हैं? मोगा के किसान क्या कहीं और के किसान है? और फिर पंजाब के मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि आप जाके दिल्ली या हरियाणा में आंदोलन करो, तो पंजाब में क्यों ना किया जाए, जबकि पूरे देश का किसान है। इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं, इस किसान आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक सरकार की नीति का और नीयत का सवाल है, आपने मेरे भाइयों से पूछा कि इन्होंने बंद से पहले असर नहीं पड़ा, अब क्या असर पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं, सरकार की नीयत ही नहीं है आंदोलन खत्म हो। सरकार इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है। ओंकार सिंह जी, लेकिन सरकार चाहती है कि किसान लंबा खींचने से कमजोर होंगे। ओंकार सिंह जी, लेकिन भारत बंद हो तो ऐसे में अर्थव्यवस्था के लिए ठीक तो नहीं है ना? ये तो सीधी और सिंपल सी बात है ना। भारत बंद होगा तो ये तो जाहिर सी बात है कि देश का नुकसान है। यश जी, और जो भारत बंद का समर्थन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो डेवलपमेंट के खिलाफ है। भले आप किसान के समर्थन में है, ठीक है, मानता हूं मैं, लेकिन भारत बंद होने से व्यापार प्रभावित होगा। मैं आपको रिपोर्ट के जरिए बता सकता हूं कितने करोड़ों का अब तक नुकसान हो चुका है। अलग अलग तारीखें की रिपोर्ट भी है, आप भी इस बात को जानते होंगे। अलग अलग तारीख की है, पिछले साल की भी है और फरवरी 2021 तक भी है। 5 फरवरी 2021 70,000 करोड़ का नुकसान रिपोर्ट के अनुसार। समर्थन करेंगे? नुकसान हो देश का, समर्थन करेंगे? एक और रिपोर्ट 26 दिसंबर 2020 उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर के मुताबिक रेलवे को करीब 2400 करोड़ का नुकसान हुआ है। समर्थन करेंगे? रिपोर्ट आपके सामने। एक और रिपोर्ट 15 दिसंबर 2020 उद्योग चैम्बर। ये भी बता दीजिए, बताइए, कोरोना में इनके गलत डिसीजन के कारण अर्थव्यवस्था कितनी खराब हुई। कोरोना को लेकर सरकार से सवाल पूछा है ओंकार सिंह जी। कोरोना को लेकर जितनी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, जो इनके डिसमैनेजमेंट देखने को मिले हैं, उसको लेकर भी हमने सवाल पूछा है, हरियाणा न्यूज ने सवाल पूछा है। लेकिन आज विषय यह है कि भारत बंद से क्या समर्थन निकलेगा या फिर भारत का नुकसान होगा। हकीकत है ना, रिपोर्ट आपके सामने है।
तमाम रिपोर्ट आपके सामने है, फिर भी तमाम राजनीतिक दल भारत बंद का समर्थन करेंगे। क्या पता उनको वोट बैंक दिख रहा हो, और ये हकीकत भी है। किसानों का हर कोई हितैषी अपने आप को बता रहा है। जी ओंकार सिंह जी बोलिए। यश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान क्या करे? भारत बंद भी ना करे, सड़कें बंद भी ना करे, सरकार अपना राज धर्म भूलकर हट धर्म पर आ चुकी है। सरकार ने बातचीत के सारे रास्ते बंद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि सरकार एक काल पर दूर है, ना तो वो फोन नंबर बताया आज तक, ना वो काल बताई इन्होंने। सरकार के किसान के पास क्या हथकंडा है? आप ही बता दीजिए मेरे को, किसान क्या करे? आप बताइए किसान क्या करे? ये सवाल डॉक्टर संजय शर्मा से हम ले लेते हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। यश जी मेरी बेनती है जी, आप भी बताइए कि सर किसान और क्या करे? देखिए सर, अगर मैं अपनी राय दूं आपको इसमें, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इसका हल इसके जरिए निकल सकता है जी कि बातचीत होनी चाहिए। बातचीत में दोनों पक्षों को अपना रुख नरम करना पड़ेगा। इसका सीधा और सिंपल सा है फॉर्मूला, दोनों पक्ष अपना अपना रवैया नरम करे, बातचीत करें। सरकार तो अड़ी हुई है, किसान सरकार तो हट धर्म पे अड़ी हुई है। ओंकार जी फिर किसान भी अपनी बात पर अड़िग है। आपकी बात जी बड़ी करना चाहता हूं। संजय शर्मा जी के पास मैं आना चाहूंगा। संजय शर्मा जी, आज सरकार किसान की शक्ति सरकार के सामने बहुत छोटी है। ओंकार सिंह जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर संजय शर्मा किसान को आमंत्रित करना चाहिए बातचीत के लिए। जी ठीक है ओंकार सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर संजय शर्मा जी, सरकार ने आज किसानों को इतना मजबूर कर दिया कि एक बार फिर से भारत बंद करने की नौबत तक आनी पड़ रही है। यह भी हकीकत है इसमें कि भारत का ही नुकसान है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से अगर ये चलेगा तो देश का ही नुकसान है। तो ऐसे में क्यों ना बीजेपी आगे आए, किसानों को पत्र भेजे बातचीत के लिए कि हम बातचीत करेंगे, आप आइए, भारत बंद मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को मजबूर नहीं किया, बल्कि किसानों को मजबूत किया है। आप पिछले 7 साल का जो प्रदेश की या केंद्र की नीतियां हैं सरकार किसानों के लिए, उसको उठा करके अगर देखेंगे, जो काम इस सरकार ने किया है वो 70 साल के देश की आजादी के 70 साल हो गए हैं। आप दोनों में अंतर कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो इस आंदोलन की भावना थी 3 कृषि कानूनों को संशोधित किया जाए, उसमें जो कमियां उसको दूर किया जाए। तो केंद्र की सरकार ने आदरणीय कृषि मंत्री जी ने किसान जत्थेबंदियों के 12 दौर की बात हुई। शुरू में तो सिर्फ इस बात के लिए संशोधन किए जाएंगे, तो केंद्र की सरकार ने जो विषय सामने आए मुद्दे पर चर्चा करनी शुरू की, तो उन जत्थेबंदियों के नेताओं को लगा ये तो हमारी जो चलाई है वो खुल जाएगी, हमारी पोल है जो खुल जाएगी। हम तो जिन मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं कानूनों में कुछ ऐसा है ही नहीं जो किसानों के खिलाफ हो। तो इसके कारण से उन्होंने हाँ या ना पे आके अटक गए। जब सरकार ने ये भी कह दिया कि हम इसको 1.5 साल के लिए स्थगित करना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको स्थगित किया जाता है, इसके बावजूद और सरकार ने ये भी कह दिया कि हम एक ऐसी कमेटी बना देंगे जो एमएसपी पर विचार करेगी, तो फिर किसान के इन जत्थेबंदियों के नेताओं को अपना ढोल बाजे के साथ वापस आना चाहिए था। परंतु नियत कुछ और, इन आंदोलनकारी नेता जो बने हुए हैं उनकी नियत है राजनीति में से, और उसके पीछे लगे हुए हैं कुछ विरोधी दल। जब नियत ही ठीक ना हो, जब सोच ही राजनीतिक हो, तो किसी भी आंदोलन का या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज भी आगे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं एक तौर पर दूर हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि आप करो इसका राष्ट्र होगा, नहीं, आप कानूनों में जो कमियां हैं वो सामने लेकर के आए, उनमें हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर संजय शर्मा, आपने शुरुआत में अपने वक्तव्य में एक बात बोली कि सरकार ने किसानों को मजबूत करने का काम किया। जी डॉक्टर संजय शर्मा जी, आपने शुरुआत में अपने वक्तव्य में एक बात बोली कि प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसानों को मजबूत करने का काम किया है। तो मैं आपको बता दूं, एक आंकड़े के अनुसार 84,000 रुपए प्रत्येक किसान पर आज भी कर्जा है, यानी कि किसान कर्जदार है। और दूसरा पॉइंट यह है कि 2014 से लेकर अब तक 34,500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं या फिर किसी और कारण से अपनी जान गंवा चुके हैं। और तीसरा पॉइंट ये, किसान आंदोलन से जब से इसकी शुरुआत हुई है अब तक 500 से 600 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। आपने बहुत मजबूत किया है किसान को। हाँ, यह हकीकत है, इस बात को हर किसी को स्वीकारना होगा कि आप किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए 4 महीने बाद देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह भी एक हकीकत है, आप कह रहे हैं कि किसानों को मजबूत किया है,
किसान तो आज भी 84,000 रुपए प्रति जो किसान है वो कर्जदार है आज भी। रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, सरकार की रिपोर्ट नहीं करता हम ना भारतीय जनता पार्टी में ना सरकार किसानों की सब समस्याओं का समाधान हो गया है या हमने उनकी सब समस्याओं को निपटा दिया है, ऐसा नहीं है। ये तो खर्च 7 साल में बड़ा है, ऐसा नहीं है। तो देश 1947 से जब से आजाद हुआ है तब से उठाइए ना सारा डाटा। नहीं, आपने इसमें कमी क्या की है? 2014 से लेकर अब तक 34,500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, अलग अलग किसानों से जान दे चुके हैं। आपने इसमें क्या कमी की है? किसान आप पर विश्वास करें। आज भारत बंद कर रहे हैं किसान, मजबूर हो गए हैं, बातचीत के लिए कोई बुला नहीं रहा, परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि पहल कौन करे? किसान कह रहे हैं हम तैयार हैं। डॉक्टर संजय शर्मा जी बोलिए, लेकिन आप तथ्यों के साथ तो बात कीजिए ना। भाषण नहीं दे रहे सर, तथ्यों पर बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर संजय शर्मा जी बात रखिए, जी बात रखिए। जी बात रखिए। स्वामिंद्र जी आपके पास आऊंगा, स्वामिंद्र जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर संजय शर्मा अपनी बात रखिए जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2004 में स्वामीनाथन कमीशन बना था, 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसका रिपोर्ट आ गई, लेकिन कांग्रेस की सरकार 8 साल रही, उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एएफएल के साथ स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और लागत का 50% लाभांश जो उसमें देना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद किसान जो सम्मान निधि है वो देना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने जो इनपुट लागत कैसे तैयार कर रहे हैं किसान की, लागत का दोगुना तो कर रहे हैं, ये बता दें आपके पास आऊंगा, स्वामिंद्र जी आपके पास लागत कैसे तैयार कर रहे हैं, ओंकार जी आपके पास आऊंगा, लागत का फार्मूला कैसे बता रहे हैं? ऐसे अनेक से कदम ऐसे उठाए हैं, ये रटे जवाब बीजेपी का देते हैं। 7 साल पहले कितना था उत्तम तो आपने उठाइए ना जी। डॉक्टर लागत निर्धारण का फार्मूला तो बता देंगे। क्या कह रहे थे आप? जी ओंकार सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर संजय शर्मा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है अगर सच में किसानों की समस्याओं के लिए होता तो पंजाब की सरकार जैसे हरियाणा 11 फसलों पर एमएसपी देता है उसको एक दाना खरीदता है, ऐसे पंजाब केवल 3 फसलें खरीदते हैं, उसमें सिर्फ 2 केंद्र द्वारा पैसा दिए के आधार पर खरीदते हैं। जो गन्ने का रेट कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया वो चुनावी साल के अंदर बढ़ाया है, 5 साल निकल गए लेकिन तब तक उनको ध्यान में नहीं आया। अगर सच में किसानी पैसे तो 50 रुपए रेट के हिसाब से किसानों को उनके खाते में डालें। हम फसल बीमा योजना आज की सरकार क्यों नहीं लागू कर रही? हमने 8,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया है। लग रहा है सर पूरी फहरिस्त याद करके आए हैं आज। फसल बीमा ठीक है डॉक्टर संजय शर्मा जी आपके पास लौटूंगा। स्वामिंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, स्वामिंद्र जी अपनी बात रखिए। देखिए किस प्रकार से ये मंच पे आके झूठ बोल रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि इन्होंने सिर्फ किसानों को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। अगर आप फसल बीमा योजना देखें, कंपनियां फायदा लेगी, किसान वहीं का वहीं रह गया। मेरा फसल मेरा ब्यौरा में किसान को क्या दिया, मेरा पानी मेरा विरासत में किसान को क्या दिया। इन्होंने किसान से कहा कि मक्का लगाए, किसान ने मक्का लगाया, इन्होंने मक्का लेने इनकार कर दिया। मात्र 3 एकड़ का मक्का लेते हैं, वो भी मात्र 10 क्विंटल लेते हैं, बाकी मक्का किसान कहां बेचे। यानी कि सीधा सरकार द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से मंडीकरण की व्यवस्था को खराब करने के लिए प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर इन्होंने देश का एग्रो बिजनेस बेचने का जो काम किया वो फॉर्मूला आज पूरा देश का किसान ही नहीं आम नागरिक समझ चुका है। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर संजय जी से, आप ये बताएं ईमानदारी के साथ, जो देश के अंदर कानून था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसको आपने क्यों बदला? क्या वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदलने के बाद जो सटोरिया है उससे कोई आपका लेना देना है? उसके मुनाफे में क्या आपकी कोई हिस्सेदारी है? जो देश का तमाम खाद्य पदार्थ एक सटोरिया देशी और विदेशी कंपनी भारत में आकर सारा खाद्य पदार्थ इकट्ठा कर सकती है, उससे किसी प्रकार की कैपिंग नहीं है, ना ही उसके पास रिलीजिंग ऑर्डर है कि आप कितना माल मार्केट में संतुलन बनाने के हर समय छोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो व्यापारी देशी विदेशी कंपनी जो है अपने मार्केट के हिसाब से, भले विदेशी मार्केट हो भले देशी मार्केट हो, कहीं भी जाकर अपना माल बेच सकती है। यानी कि आज आप देश को भुखमरी की ओर ले जाने जा रहे हैं और देश के अंदर आप भूख के ऊपर व्यापार करने जा रहे हैं।
ऐसे काले कृत्य आपने करे हैं तो मैं कहूंगा एक और आप इकट्ठा गंगा नहा ले, ये जितने भी आप काले कानून लेके आए इनसे छुटकारा दें और सरकार किसान को एमएसपी पर खरीद गारंटी का देने का काम करे। ठीक है स्वामिंदर जी। ओंकार जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे जी, बात रखिए। यश जी, मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं ये रटे रटाए जवाब लेके आते हैं कि बीजेपी विपक्ष वाले राजनीति करने हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर विपक्ष वाले राजनीति कर रहे हैं तो आप राजनीति करने क्यों दे रहे हो? आप किसान समस्या को हल क्यों नहीं करते? पहली बात तो किसान को किसान मानने को तैयार नहीं है, उनको अलग अलग नाम से देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये धरने पर किसान नहीं बैठे तो 12 दौर की वार्ता किससे करी? करनाल का समझौता किससे किया? हर बार ये किसान, जो बीजेपी के नेता हैं, ये किसानों को भड़काने का काम करते हैं, ये भड़का के आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं और जब ये बैकफुट पे आ जाते हैं, जब किसान इनका घेराव कर लेते हैं, तब ये उनकी मांगे मान लेती हैं। ये बार बार जनता देख रही है, इनकी नीयत साफ नहीं है। आज 10 महीने होने को हैं, तकरीबन 600 किसान शहीद हो चुके हैं और ये इनकी एक बार श्रद्धांजलि भी नहीं दी। इनके किसी भी नेता ने किसी किसान को श्रद्धांजलि नहीं दी। और मैं बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि 1.5 साल के लिए कानून लंबित कर दिए। आप जब कोई व्यक्ति अपने हित नहीं चाहता, आप जबरदस्ती उसका भला क्यों चाहते हो? आप 1.5 साल की बजाय 10 साल के लिए लंबित कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, तब तक बीजेपी चली जाएगी। 2024 के बाद तक का लंबित कर दीजिए। आप जबरदस्ती क्यों लागू करने के लिए लागू हो? यश जी, ये वही लोग हैं जो 2014 में आधे नंगे होकर, ऊपर के कपड़े उतार कर इन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और आते ही 2100 रुपए गेहूं का मूल्य देंगे। मैं बताना चाहता हूं, आज भी गेहूं का मूल्य 2015 रुपए है। 7 साल हो गए इनको और ये झूठ बोलते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने लागू कर दी। आप इनसे पूछिए कि आप फसल की लागत कैसे निर्धारण करते हैं, क्या फार्मूला आपके पास? ये नहीं बता पाएंगे। अगर किसान की इन्होंने आमदनी दुगनी कर दी तो आज किसान की ये बदहाली ना होती। इनकी नीयत और नीति दोनों खराब है और आने वाले समय में ये किसान, अगर देश का सत्ता बदल सकता है, देश की सत्ता को बदल कर दूसरी इनको बिठा सकता है, तो इनको हटा भी सकता है। मैं इनको बताना चाहता हूँ। ठीक, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ओम प्रकाश डाबला भी जुड़े हैं। ओम प्रकाश डाबला जी, पंजाब के सीएम तो ये कहते हैं कि पंजाब छोड़ो दूसरे राज्यों में जाओ, लेकिन भारत बंद का आप समर्थन कर रहे हैं। पहली बात तो यहां पर ये कि दोहरी नीति तो यहां पर ये सामने आ गई। दूसरी बात ये, इसके साथ साथ मैं स्वामिंदर जी से भी सवाल पूछना चाहूंगा। स्वामिंदर जी, ये भी आप बता दीजिए कि भारत बंद के बाद पंजाब कब जा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए और बड़ा व्यापक प्रदर्शन करने के लिए? चूंकि मोगा में भी तो लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर आपने अब तक जवाब नहीं दिया खुल के। यस जी, शायद आपको पता नहीं, 10 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। उसमें क्लियर कहा गया कि जो आप पंजाब के अंदर कर रहे हैं हमें बर्दाश्त नहीं है। आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक जो है रैलियां नहीं करेगा और अगर आपको कुछ करना है तो मात्र 2-4 आदमियों बीच में जाकर अपनी चर्चा कर सकते हैं और अपने कैडर को आप समझाएं। और आपको पता होना चाहिए इस बात का कि बीजेपी को हमने इनवाइट नहीं किया, कि बीजेपी की हमने कोई औकात नहीं समझी पंजाब के अंदर उनसे चर्चा में भाग ले सके। और वही स्थिति अब हरियाणा में होने जा रही है। देखिए स्वामिंदर जी, देखिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इस चर्चा में ना कीजिए, कि गलत शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, संयम से रखिए, धैर्य से रखिए। जिस प्रकार से ये झूठ बोलते चैनल पे आके कि प्रधानमंत्री काल की दूरी पे है, अरे भाई वो नंबर बता दीजिए, हम अभी बात करते हैं। अभी स्वामिंदर जी, आप मैं नंबर उनसे पूछ लूंगा, लेकिन आप ये बताइए प्रदर्शन की तारीख क्या है मोगा के लाठीचार्ज को लेकर? वहां पर भी भारत बंद के बाद आप प्रदर्शन जरूर करना। तमाम उन्हीं बातों को मद्देनजर रख के किया गया। ये नहीं कि पंजाब में पंजाब बंद नहीं होगा, पूरा भारत बंद होगा। ये नहीं, भारत बंद के बाद प्रदर्शन आप मोगा में कब करने जा रहे हैं, पंजाब में कब करने जा रहे हैं व्यापक तौर पर, ये बताइए। आपको बताता रहा हूं भाई, समझते क्यों नहीं आप? स्वामिंदर जी, बात को घुमा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि समझ नहीं रहा। उसका मतलब ही यही होता है कि भारत बंद तो ठीक है, भारत बंद है, लेकिन जिस तरह से करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ था बस्ताड़ा में, उसको लेकर आपने प्रदर्शन किया था, किसान आक्रोशित हो गए थे, लेकिन उसका जो मोगा में लाठीचार्ज हुआ था उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। कोई कनेक्शन है क्या? टोटली सोशली बाइकआउट कर दिया गया है पंजाब सरकार का।
ये आपको बता देना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। स्वामिंद्र जी जवाब नहीं दे रहे आप ये कहिए कि हम भी वहां पर जाकर प्रदर्शन करेंगे, आप ये खुले तौर पर कहिए, प्रदर्शन करेंगे आप ये खुले तौर पर कहिए। भारत बंद तो ठीक है, भारत के एक छात्र में सभी राज्यों में आप प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, तो इससे बड़ा आप उनको क्या सजा देना चाहेंगे कि पंजाब का आम नागरिक यहाँ पर एक समान नीति होनी चाहिए ना किसानों की भी, को आने नहीं देगा किसी रैली के लिए। स्वामिंदर जी यहाँ पर एक समान नीति होनी चाहिए ना किसानों की भी, ये थोड़े ना किसी दूसरे राजनीतिक दल को आप ज्यादा फेवर करें और दूसरे को कम करें। जब दोनों जगह पर एक घटनाक्रम हुआ था तो दूसरे को ज्यादा एक को बिल्कुल भी नहीं, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखता है कुछ। यस जी ये आपका नजरिया है, ये नजरिया नहीं सर, हकीकत है। आप बताइए तारीख बताइए कब प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने कब तय किया बताइए, आप बता ही नहीं रहे, आप कह रहे बहिष्कार कर दिया। जब सत्तारूढ़ पार्टी का पंजाब के आम नागरिक ने सोशल बॉयकॉट कर दिया, ठीक है, मतलब आप कहने को तैयार नहीं, ठीक है, ठीक है। ओम प्रकाश जावला जी इस बात को स्वीकार करेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान आए और प्रदर्शन करे पंजाब में, क्योंकि पंजाब के सीएम तो पहले मना कर चुके हैं कि पंजाब में प्रदर्शन मत करो, 113 जगह पर पहले ही चल रहा है, जाना है तो हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, क्योंकि उनको अपनी प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्यारी है। इस मामले में चूंकि दोहरी नीति है। देखिए मैं आपके माध्यम से पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो पंजाब का किसान प्रदर्शन कर रहा है वो किसान है कि नहीं है, और जो हरियाणा का किसान, हरियाणा में किसान प्रदर्शन कर रहा है वो किसान है कि नहीं है। आप पंजाब वाले किसानों को तो किसान मानते हैं, और जो हरियाणा में किसान, यूपी में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको किसान नहीं मान रहे, तो इनकी ये दोहरी नीति किसकी है, पहले तो ये इनसे मैं जवाब चाहता हूं। और उसकी बाद जो ये कह रहे थे कि हमने किसानों को मजबूत करने का काम किया है, इन्होंने किसानों को मजबूत नहीं मजबूर करने का काम किया है। इन्होंने किसानों को धरना और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया है, रैली करने के लिए मजबूर किया है, भारत बंद करने के लिए मजबूर किया है। आज जो किसानों की आमदनी दुगनी करने की ये बात कर रहे थे 2015 के अंदर, आज किसानों पर कर्जा दुगना हुआ है और उनके ऊपर जो खर्चा है वो सारा बढ़ गया है। तो इन्होंने क्या किया है, किसानों को सिर्फ मजबूरी तो किया है, जो सवाल पूछा गया था आपने इनको किसानों को जवाब नहीं दिया, मजबूर किया है, बात घुमा दिया आपने, किसान आपके पास भी जवाब नहीं है। तो इसलिए जब कहते हैं कि इस लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है तो खुल के कहिए कि जो घटनाक्रम पंजाब के मोगा में हुआ था उसको लेकर किसान आए प्रदर्शन करें सरकार के खिलाफ, बोलिए खुल के। किसान कहीं भी हो, किसान जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो किसान है कि नहीं, पहले तो ये क्वेश्चन बताइए जी, वो पंजाब में किसान है कि नहीं है। नहीं ये एक अलग सवाल है, ये एक अलग सवाल है, फिर आप बात को घुमा रहे हैं, बात का जवाब नहीं है आज आपके पास, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आज बात का जवाब नहीं है। ठीक है ओम प्रकाश जावला जी, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर संजय शर्मा जी, पहले तो ये बताइए, डॉक्टर संजय शर्मा जी, आपको लगता है कि जो किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है वो सफल होगा? डॉक्टर संजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा। ओम प्रकाश जी, हरियाणा में तो किसान जी आपके पास आऊंगा और पंजाब में किसान बता रहे हैं, ये आप सवाल घुमा रहे हैं, पूछूंगा सवाल भी पूछूंगा। जो आंदोलन है लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन उसकी एक सीमा है। आप अपनी बात को कहिए ना, धरना प्रदर्शन आपकी कर दीजिए, लेकिन सड़क जाम करना, लोगों के कारोबार को बंद करना, लगातार कहीं पर रोक लगा के रखना, ये देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला है। और वैसे भी इस आंदोलन का हमेशा चाहे जत्थेबंदी है चाहे वो विपक्षी पार्टियां, उनका दोहरा रवैया है। अगर सच में ही किसान हितैषी सब लोग हैं तो क्योंकि जो कृषि है वो राज्य का विषय है, केंद्र ने जो कानून बनाए हैं वो भी राज्यों के लिए बनाए हैं, तो राज्यों के आधार पर देखिए ना कि पंजाब के अंदर कृषि की क्या व्यवस्था है, राजस्थान का जो पड़ोसी राज्य है वहां की क्या व्यवस्था है, वहां पर बाजरा क्यों नहीं खरीदा जाता, वहां पर हर किसान को हर साल 10,000 से पर एकड़ के हिसाब से नुकसान हो रहा है, तो क्यों नहीं वहां पर जाकर किसान जत्थेबंदियां आंदोलन करती थी, किसानों को जो बाजरा है वो भी खरीदा जाए। अभी आपने सवाल किया था स्वामी इंदर जी से कि हरियाणा के अंदर तो बस्ताला टोल प्लाजा पे आप जाम लगाते हो,
भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों में जेजेपी के नेताओं का घेराव करके उनको कहीं उनको सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जाने देते, उनको व्यक्तिगत कार्यक्रमों में नहीं जाने देते। लेकिन पंजाब के अंदर अगर आपकी आंदोलन के ऊपर लाठीचार्ज आप आंदोलन नहीं करते, तो इस तरह से ये एक कलेक्टिव आंदोलन है, केवल भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं का विरोध करने का आंदोलन है। ठीक है, लोकतंत्र के अंदर हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी बात होती है वोट का राज। जब होता है उसके लिए आप जनजागरण कीजिए, लोगों को जाकर समझाइए अपने 3 कानूनों के बारे में। जब आपसे 3 कानूनों के बारे में चर्चा करने की बात करते हैं, अभी स्वामी इंदर जी कर रहे थे कि जो कम्युनिटी एक्ट है, उस कम्युनिटी एक्ट का मुझे बताइए किसानों के ऊपर क्या उसका प्रभाव है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि किसान की फसल खराब ना हो, क्योंकि सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके जिससे कि खुले क्षेत्र में पड़ा हुआ अनाज जो है उसका भंडारण किया जा सके। इसलिए जब तक सरकार वो चीजें नहीं कर सकती, तब तक प्राइवेट पार्टनर को किसानों की उस फसल को, बहुमूल्य फसल को बचाने के लिए स्टोर करने का उनको मौका दिया जाए। इसी कारण से उसमें भी एक लिमिट है। डॉक्टर संजय शर्मा जी, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ठीक है, स्वामिंदर जी मैं आपके पास लौटूंगा, एक महत्वपूर्ण सवाल है। स्वामिंदर जी मैं आपके पास लौटूंगा, स्वामिंदर जी मैं आपके पास लौटूंगा, ओंकार जी आपके पास भी आऊंगा मैं। स्वामिंदर जी मैं आपसे आग्रह करता हूँ, एक एक करके बात रखिए। स्वामिंदर जी मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपके पास लौटूंगा। मुझे डॉक्टर संजय शर्मा से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। डॉक्टर संजय शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। सवाल यह है, भारत बंद किसान करें उससे पहले क्या केंद्र सरकार के पास कोई फॉर्मूला है? क्या केंद्र सरकार भारत बंद होने से पहले, अगर केंद्र सरकार सच में यह मानती है, और ये आंकड़े भी इस बात को बताते हैं कि भारत बंद होने से देश का ही नुकसान है, तो इस देश के नुकसान को बचाने के लिए क्या केंद्र सरकार उससे पहले कोई पहल करेगी? इस बात को स्पष्ट कीजिए। यहां पर कोई पहल करेगी किसानों से बातचीत के लिए, या फिर कोई फॉर्मूला है? रास्ता खुला रखा है, आज भी बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन हाँ और इन तीनों कानूनों में एक दीजिए। जो किसान के खिलाफ आपको लगता है, जो खेती के खिलाफ कोई लगता है, कोई भी प्रावधान लगता है, आप उसके संशोधन का प्रस्ताव लेकर के आइए। सरकार के दरवाजे उन सब आपको पहले खुले हैं, लेकिन केवल मात्र ये कह देना कि जब तक 3 काले का जिनको काला कानून ये कहते हैं उसको वापस नहीं लेगा तब तक हम बात नहीं करेंगे, तो ये जित के आगे तो कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आइए टेबल पर बैठिए, एक मतलब केंद्र दोबारा से वही मांग है कि किसान संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए, मतलब दोबारा से वही मांग है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है इसके अलावा। अगर यही इसका फॉर्मूला होता तो किसान तो पहले मान जाते। नहीं डॉक्टर संजय शर्मा जी, अगर यही फॉर्मूला होता कि किसान आपके पास बड़े प्यार से आते संशोधन का प्रस्ताव लेके, तो फॉर्मूला तो पहले आपके उन किसानों के पास था, तो इसका तो हल पहले निकल जाता। लेकिन इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। तीनों कानून स्थगित है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर लागू होने पर रोक लगाई है। सरकार खुद कह रही है कि इसको और समय तक नहीं रोका जा सकता है, लेकिन चर्चा कीजिए ना। अगर परंपरागत तरीके से जो कानून पहले बने थे, अगर उससे किसान की भलाई नहीं हो रही तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ में बदलाव लेके आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आना पड़ेगा, ताकि किसान की आमदन बढ़े, ताकि वो कर्जे से मुक्त हो। नहीं वही चीज आप बोल रहे हैं। नहीं उसके लिए तो कानून लेकर के आए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वही चीज लेकर आ रहे, नहीं वही चीज लेकर आ रहे। मैंने पूछा आपसे कि भारत बंद हो, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इससे पहले क्या केंद्र सरकार के पास कोई फॉर्मूला है? आपने ठीक सीधा वही बात बोली कि किसान आए संशोधन का प्रस्ताव लेकर, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन बात यह भी अलग है कि बातचीत कब होगी या फिर नहीं होगी। आपने वही बात कही। ओंकार जी बोलिए। यश जी, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार चाहती क्या है। अगर किसान आंदोलन करता है तो किसान नहीं है, अगर किसान धरना देता है तो किसान नहीं है। मैं मानता हूं भारत बंद से भारत का आर्थिक नुकसान है, लेकिन किसान के पास चारा भी क्या है। मेरे भाई ये बता दे, किसान क्या करें? क्या वापसी अपने घरों में पलट जाए? और 1947 में हम आजाद हुए थे, 2020 तक हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। क्या ये नए कानून आने से कोई नई चीज हो जाएगी? अगर किसान कहता है कि मुझे अपना भला नहीं चाहिए, ये जबरदस्ती उसका भला क्यों करना चाहते हैं? क्यों जबरदस्ती किसान को लड्डू खिलाना चाहते हैं? नहीं खाना चाहता किसान। आप जैसी व्यवस्था चल रही थी वैसे चलने दीजिए। ये दबाव में है,
ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के दबाव में हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गोदाम, मैं बताना चाहता हूँ करनाल गोरोंडा में 2-2.5 लाख करोड़ टन इन्होंने इकट्ठा करने का गोदाम बना दिया है। ऐसे ऐसे गोदाम बना दिए जहां पे पूरे हरियाणा पंजाब का गेहूं एक ही व्यक्ति खरीद लेगा, ऐसी व्यवस्था इन्होंने कर दी। और मैं बताना चाहूंगा जो नेसेसिटी कमोडिटी एक्ट है, इन्होंने ऐसा संशोधन किया क्यों कि भंडारण की लिमिट खत्म कर दी, काला बाजारी करने वाले की सजा खत्म कर दी। किसान क्या मांग रहा है? किसान कहता है कि ये 3 कृषि बिल मेरे को नहीं चाहिए, ये जबरदस्ती क्यों लागू कर रहे हैं? किसान कहता है कि मेरे को एमएसपी दे दीजिए, मतलब कानून बना। किसान ये नहीं कह रहा कि सरकार मेरी एमएसपी पे फसल खरीदे, किसान कहता है कानून बना दीजिए कि अगर कोई एमएसपी से कम पे खरीदे तो उसको सजा का प्रावधान हो। इसमें इनको क्या दर्द है? मैं अपने भाई से पूछता हूँ, कानून बनाने में आपको क्या दर्द हो रहा है? देना खरीदार ने, लेना बेचने वाले ने, आपको क्या दिक्कत है कानून बनाने में? आप डॉक्टर संजय शर्मा बनाइए, जो सवाल पूछा है 1.5 साल के लिए लंबित दिखते हैं, उनको वापस लीजिए। ठीक, डॉक्टर संजय शर्मा, एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने से क्या दिक्कत है? किसान की प्रमुख मांग ये भी तो है ना। सरकार ने इससे कोई कानूनी पे गारंटी देने से किसी ने मना नहीं किया, या इसमें क्या कुछ हो सकता है? सरकार ने कहा था कि हम इस पर कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्योंकि जो आंदोलनकारी नेता उनकी नियत को थोड़ा है ना, उन आंदोलनकारी नेताओं ने कहा है कि आंदोलन केवल इन 3 कृषि कानूनों के लिए नहीं है, ये तो एक देश के अंदर परिवर्तन लाने का आंदोलन है। ये खुद किसान नेता अभी आपके चैनल पे आके कह रहे हैं, उनकी माइक में आप सुन लीजिए। सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी पर कमेटी बना सकते हैं, लेकिन आज जो देश का बजट है 17 लाख करोड़ रुपया पूरे अगर लागू करते हैं उसके लिए सरकार का चाहिए, लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर उस पर खरीदते हैं तो उसके लिए सरकार कमेटी बनाने के लिए तैयार थी, कहा तो था, लेकिन क्योंकि किसान खरीदने के लिए नहीं कह रहा, किसान कानून बनाने के लिए कह रहे हैं, बात को गुमराह करते हैं, बात को घुमा देते हैं। राजनीतिक आंदोलन है, जो लोग डॉक्टर संजय शर्मा जी, ठीक है, राजनीतिक दल के एक प्रवक्ता होने के नाते आप इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताते रहें, ठीक है। ठीक, स्वामिंदर जी कुछ कह रहे थे, स्वामिंदर जी अपनी बात रखिए। देखिए किस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता आपके चैनल पे आके झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। 22 जनवरी से लेकर अब तक 8 महीने हो गए हैं लगभग, सरकार द्वारा किसानों से कोई वार्ता नहीं की गई, और किसान देखिए बड़ी हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ वार्ता करने के लिए जंतर मंतर दिल्ली में मानसून सत्र पर जाकर किसान संसद लगाने का काम करता है और खुली चर्चा करता है। मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत नहीं दी जाती कि किसान कृषि बिलों पर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के संशोधन के ऊपर चर्चा कर रहा है, उसको कवरेज नहीं करने देना चाहते। सरकार ने 12 दौर की जो वार्ता की, उसमें किसानों ने अपना मसौदा सरकार को बना के दे दिया है। सरकार उस मसौदे को पढ़ना नहीं चाहती। मैं चाहता हूं अगर सरकार वास्तव में ईमानदार है, 12 दौर की वार्ता को क्यों न सरकार जिसकी वीडियोग्राफी की है उसको पब्लिक कर दिया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लोगों को लग जाएगा। स्वामिंदर जी, आपको लग रहा है कि बीजेपी 27 सितंबर से पहले कोई हल निकाल लेगी, आपको लग रहा है? हाँ, बीजेपी ये कर सकती है, निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकती है, गोलियां चला सकती है, उन्हें उनके सिर फोड़ सकती है। ऐसे इनके पास संतर है, ऐसे इनके पास अधिकारी हैं जो हमने करनाल में देखे हैं कि हाँ, ये निहत्थों को मारते समय इनके हाथ नहीं कांपते, ये निहत्थों की खून से अपने हाथ रंगने में शर्म नहीं करते। किसानों के इस भारत बंद को कांग्रेस कितना सीरियसली ले रही है? कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसानों की जो मांग है उसको सीरियस लेके ही चल रही है। किसानों की मांगे जो जायज है, और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ जो 27 तारीख का भारत बंद है उसमें पूरा सहयोग करेगी, किसानों के पीछे खड़ी है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक सोच के साथ, जो पहले किसानों ने बिंदुवार सरकार के पास जो पॉइंट और तथ्य रखे हैं उन पर दोबारा से अगर कोई वार्ता शुरू करे तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई
सरकार समझौता की तरफ बढ़ सकती है। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि वो सकारात्मक सोच के साथ दोबारा वार्ता शुरू करे, ताकि किसानों और सरकार पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े और इस बात का जल्दी हल निकले। ठीक, डॉक्टर संजय शर्मा जी, किसानों के इस भारत बंद को भारतीय जनता पार्टी कितना सीरियसली ले रही है? सीरियसली ले भी रही है या फिर नहीं ले रही? देखिए, किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही होगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ और अभी भी आपके चैनल के माध्यम नहीं, एक बात सीधी एक लाइन, सीरियसली ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे? सीरियसली लेने का मतलब ये है कि देश भर में कितना समर्थन मिलता है, तो कितना उसके प्रति लोगों का रुझान रहता है, वो दिख जाएगा उस दिन। लेकिन सरकार तो अपनी तरफ से कानून व्यवस्था के हिसाब से सब प्रबंध करेगी। अब लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है कि बार बार बंद किया जाए, रोड को जाम किया जाए, लोगों को रोका जाए, उनके प्रतिष्ठानों को बंद किया जाए। बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। तो ठीक है ना, आप बातचीत के लिए बुलाइए। इसलिए छोटा सा आग्रह, बड़ी सीधी से लाइन, आप बातचीत के लिए बुलाइए। आप पैनल बनाइए, एक व्यक्ति को आप नामित कीजिए कि ये व्यक्ति किसानों के पास जाएगा और जो केंद्र सरकार के नेता है उनसे बातचीत करेगा। ठीक है, छोटा सा एक कमेंट मैं ओंकार सिंह से भी चाहूंगा। ओंकार सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के इस भारत बंद को सीरियसली ले रही? अगर सरकार इस समस्या का हल करना चाहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है। इसके पीछे दो मंशाएं हैं, एक किसान कमजोर हो जाएगा, दूसरा सरकार किसान तो कमजोर होगा, दूसरा ये जो दूसरी समस्याएं हैं बेरोजगारी की, महंगाई की, इनसे जनता का ध्यान भटका रहेगा। सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है ताकि घोटाले भी किए जा सकें। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की योजना बनाई है। इसका मतलब इन्होंने 80 करोड़ तो गरीब बना दिए। आप ये मानोगे 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए बेबस हो गए, इसका मतलब देश में गरीब कितने होंगे ये आप सोचिए। आने वाले समय में ये 135 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बांटेंगे, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं। अगर आज 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं, 80 करोड़ तो पहले प्रॉपर्टी लाइन घोषित कर दिए इन्होंने। ये कुछ नहीं करना चाहते, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं, समस्या को हल नहीं करना चाहते। ठीक, ओंकार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर संजय शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात और अपना पक्ष रखने के लिए। स्वामिंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। तो वहीं इसी बीच ओम प्रकाश डाबला भी हमारे साथ जुड़े थे। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है, भारत बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कर दिया गया। तारीख है 27 सितंबर। सभी इस तारीख को अब अपने जहन में डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारत बंद हो उससे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई हल है? क्या कोई फॉर्मूला है जिसके जरिए भारत बंद भी ना हो और इस मसले का, इस मुद्दे का समाधान भी निकल जाए? लेकिन यह बात तो तय है, यह बात सच्चाई है, तथ्य है कि भारत बंद होगा तो भारत को ही नुकसान होगा। लेकिन इस मसले का हल क्या है? केवल बातचीत, और बातचीत लंबे समय से हो नहीं रही। देखना होगा कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी भारत बंद होने से पहले कोई हल निकालेगी, फॉर्मूला निकालेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।